ठीक है स्टूडेंट्स, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग अपनी अगली क्लास शुरू करते हैं। अभी कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़े थे स्टूडेंट्स चुनाव वाले क्वेश्चन। और चुनाव वाले जो क्वेश्चंस थे वो मैंने बताया था 3 टाइप्स के आपको मिलेंगे देखने को। एक तो बिल्कुल सिंपल, दूसरा जिसमें इंफॉर्मेशन दी होगी शेष में से, गुड मॉर्निंग भाई, और तीसरा जिसमें इंफॉर्मेशन दी होगी कुल में से। शेष में से नहीं दी होगी, कुल में से दी होगी। ठीक है, तो आज हम 2 क्वेश्चन करते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन देगा वो कुल में से। तो फिलहाल इस टाइप के अंदर तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं जरा प्रैक्टिस सेट के अंदर चलते हैं। थोड़ा सा आगे मिलेंगे क्वेश्चन जिसमें वो कुल में से बात करेगा। जैसे एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर और लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर, ये रहा। एक सवाल हमें मिल गया, क्वेश्चन नंबर 221, ये वाला स्टूडेंट्स 221 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन और जो हमने कल क्वेश्चन किया उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ जो बात की गई है वो कुल वोटों में से बात की गई है, यानी कि शेष की बात नहीं की गई है। ठीक है, एक बार सवाल को पढ़ते हैं। हाँ हाँ, इसमें चलो वो तो खैर कोई इशू नहीं है। मेन चीज है कि जो जीतने वाले उम्मीदवार को या हारने वाले उम्मीदवार को जो यहाँ मिल रहे हैं वो टोटल में से मिल रहे हैं। ठीक है ना, कल मिल रहे थे वैध वोटों में से। ठीक है, चलिए एक बार पहले सवाल को रीड करते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फोकस रखना जरा सवाल पर सब लोग। सवाल है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। ध्यान देना, 10% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाले। 60 वोट अवैध घोषित हुए। 60% नहीं है, ध्यान रखना बात, ये 60 वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के पॉइंट नोटेड। कल वाले क्वेश्चन में और आज वाले क्वेश्चन में यही डिफरेंस है, जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त हुए। जबकि कल आपने जो सवाल किए 3, 4, 5 जो भी सवाल किए उसमें लिखा था, यहाँ मतदाता सूची जो लिखा हुआ है, कल यहाँ मतदाता सूची नहीं था। आप देख सकते हैं, सवाल को रीड कर सकते हैं, वहां या तो शेष का यूज किया गया था, शेष वोटों का, या फिर यूज किया गया था वैध वोटों का। ध्यान रखना। हाँ ये देखो इंपोर्टेंट, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन में डिफरेंस कहां पर है। क्वेश्चन में डिफरेंस केवल और केवल इस वर्ड में है, इस वाले शब्द में है। कल वाले सवालों में लिखा था शेष वोटों का या वैध वोटों का, और आज वाले क्वेश्चन में लिखा है मतदाता सूची का। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया क्वेश्चन के अंदर। चलिए अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे क्या कह रहा है जी। नहीं 10% अभी क्या कह रहे हो ये बताओ, 10% का? हाँ हाँ अभी बताऊंगा, अभी सब चीज चलेगी आगे, है ना, अभी डाउट, अभी क्वेश्चन मत करो। आगे कहता है, तथा 308 वोटों से चुनाव जो है जीत गया, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या है? अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना प्लीज। हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो टोटल वोट हैं वो 100 यूनिट हैं। ध्यान रखो मैं यूनिट लिख रहा हूं ताकि कोई किसी को दिक्कत ना आए। परसेंटेज मत लिखना, क्योंकि परसेंटेज लिखने से कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने मान लिया हमारे पास जो टोटल, यानी आपकी जो वोटर लिस्ट है ना, वोटर लिस्ट में 100 यूनिट है हमारे पास। ठीक है, ये मान लीजिए कि वोटर लिस्ट में आपके पास 100 यूनिट वोट हैं। ठीक है,
अब आगे कहता है 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले हैं। तो स्टूडेंट्स 10, हाँ बोलिए। हाँ, वोट नहीं डाले, भाग नहीं लिया, सिंपल सी बात है, नहीं गए डालने, उनका मर्जी थी, वो घर ही रहे अपने। ठीक है, तो ये कह लो कि वोट नहीं डाले, ये कह लो भाग नहीं लिया, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसका जो 10% बैठता है, 100 का 10% जो बैठता है, वो बैठता है बच्चों 10 यूनिट। ये लो, तो 10 यूनिट ऐसे थे जो वोट नहीं डले। सिंपल सी बात ये है, यानी वोटर लिस्ट के अंदर नाम तो 100 लोगों के थे, लेकिन 10 लोग वोट डालने नहीं गए। ठीक है, अब आगे कहता है 60 वोट अवैध घोषित हुए। 60 वोट यानी इन्हीं में से 60 वोट जो थे वो अवैध घोषित हो गए। ये लो, अवैध यानी इनवैलिड, ध्यान रखना, 60 वोट जो थे वो अवैध घोषित हुए यानी इनवैलिड हुए। ठीक है, डिक्लेयर हो गए। अभी एक मिनट रुक जाओ, कोई अभी बताता हूं सब कुछ। ये भी टोटल में से ही है सब कुछ, है ना। हाँ, उसने बोला तो है नहीं कि शेष, भाई ऐसा तो कोई संकेत नहीं दिया ना अनुज यहाँ पे कि शेष वोटों का 60 अवैध हो गए, ऐसा तो कुछ संकेत नहीं दिया ना। ठीक है, तो ये टोटल में से ही चलेगा। ठीक है, क्लियर। हाँ, तो 100 वोट थे आपके पास, 100 यूनिट वोट थे, जिनमें से 10 लोगों ने वोट डाले ही नहीं, 60 वोट जो है अवैध घोषित हो गए। अब आगे वो कहता है जीतने वाला प्रत्याशी को मतदाता सूची के, तो मतदाता सूची कहाँ है हमारी, तो मतदाता सूची देख रहे हो, ये मतदाता सूची है ये रही। तो मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त हुए। तो इस मतदाता सूची के 47, तो इस 100 का जब आप 47% काउंट करोगे तो ये बैठ जाएगा स्टूडेंट्स 47 यूनिट। सबसे पहले जो मैंने चार्ट बनाया, इस चार्ट को आप लोग देख लो, ये क्लियर है या नहीं है ये चीज। 100 यूनिट हमने टोटल मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, वो यहां पर आ गया। ठीक है, 60 वोट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, और टोटल ये जो लिस्ट है हमारी, इसका 47% यानी 47 यूनिट एक उम्मीदवार को मिल गए। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, हेलो, आवाज सबको प्रॉपर आ रही है या नहीं, मुझे कुछ डाउट सा हो रहा है। हाँ बोलिए। मेरी आवाज साफ नहीं आ रही क्या, क्यों भाई? सभी को ही नहीं आ रही है, किसी को दिक्कत हो रही है? क्लियर आ रही है? चलो, वैसे मैंने म्यूट कर दिया सबको, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा था, है ना। हाँ, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अभी क्लियर है या नहीं है? देखो, ये सारा का सारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये वाला जो देख रहे हो, ये सब कुछ 100 में से है। तो अब सवाल ये उठता है, जब जीतने वाले प्रत्याशी को 47 मिले, यहां देख रहे हो आप लोग, तो सवाल ये उठता है हारने वाले को कितने मिलेंगे, जो हारने वाला होगा। तो मैं इसको जरा फिलहाल रफ कर रहा हूं, ये लो। अब एक बात सुनो जरा, मान लो मेरे पास 100 रुपीज हैं, मान लीजिए कुछ देर के लिए मेरे पास 100 रुपीज हैं। 100 रुपीज में से 5 रुपए मैंने खर्च कर दिए, मान लो 5 रुपए की मूंगफली खा ली, 10 रुपए के बिस्किट खा लिए, 20 रुपए का दूध पी लिया, ठीक है, 30 रुपए का नाश्ता कर लिया, ऐसा कुछ मान लो। तो अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास अब कितने बचे, तो क्या करोगे? आप ये करोगे कि इन सारों को ऐड करके, जो ये सारे खर्चे हैं, इनको ऐड करके आप इस 100 में से लेस कर दोगे और बता दोगे कि सर इतने बचे हमारे पास। क्या यही मेथड है या दूसरा मेथड भी है, बताओ जरा मुझे। इन सबको ऐड कर लो, 30 20 50 60 65, और 100 में से 65 घटा के जो 35 आएगा, आप कहोगे सर 35 रुपए बच गए हमारे पास। तो अब यही सवाल उठता है, जब 100 वोट थे, 100 यूनिट हमारे पास वोट थे, और 100 में से 10 वोट यानी 10 यूनिट डले नहीं, 60 इनवैलिड हो गए, जीतने वाले को 47 यूनिट मिल गए,
तो सवाल अब ये है हारने वाले को क्या मिलेगा। तो हारने वाले को जो मिलेगा बच्चों वो ये मिलेगा, इन सारों को ऐड करके इस 100 में से लेस कर देंगे तो वो जो आएगा वो हारने वाले के हिस्से में आ जाएगा। चलिए इनको ऐड करते हैं बच्चों। अब ऐड करने का तरीका क्या, मैं आपको एक बार थोड़ा स्पष्ट लिख रहा हूं। 100 यूनिट था जिसमें 10 यूनिट वोट नहीं डले, और 60 यूनिट नहीं बोलोगे, 60 वोट बोलोगे, ध्यान रखना बात ये। 60 वोट इनवैलिड, 47 यूनिट जीतने वाले को मिले। तो अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है, इसको इसको और इसको, मुझे इन तीनों को ऐड करना है। और जब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो ध्यान रखना ये 47 और 10 जुड़ करके बन जाएगा 57, और ये इसके अंदर ऐड नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ये सजातीय है, इन दोनों के आगे यूनिट लिखा हुआ है लेकिन इसके आगे क्या लिखा, वोट लिखा हुआ है। तो सजातीय राशियां ही ऐड होती हैं और बाकी राशियां ऐड नहीं होती हैं। तो 47 और 10 57 और प्लस 60, यानी इसको आप लिखोगे 57 यूनिट और प्लस 60 वोट्स। जी बोलिए। किसी का जो माइक है वो आवाज भयंकर कर रहा है। वर्षा तुम्हारा माइक शायद आवाज कर रहा है। नमस्ते। हाँ आवाज शायद तुम्हारे सिग्नल वीक आ रहे होंगे, यही हो सकता है। मेरी तरफ से तो सब कुछ ओके है। आपकी आवाज वर्षा ब्रेक हो करके आ रही है, तो फिलहाल एक काम करो, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनने की कोशिश करो फिलहाल, ठीक है। क्योंकि उनकी आवाज आ नहीं रही है ना। हाँ ठीक है। चलिए तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, आपको मैं एक बार फिर बता दूं क्या लिखेंगे। अब हम इसे लिखेंगे, जो सारा था हमारा, जो कैलकुलेट हमने किया, जो ऐड किया, वो आया 57 यूनिट और प्लस 60 वोट। ये आया बच्चों, ये वाला, ये 57 यूनिट प्लस 60 वोट, ये रहा, ठीक है। क्या कह रहे हो। चलिए अब बात आती है हारने वाले को कितने मिले। तो हारने वाले को जब हाँ बोलो, 57 प्लस 47 प्लस 60, देखो सुनो, अब तुम 47 यूनिट प्लस 60 कर लो, या मैंने ये वाला कर लिया। अगर दीपक मैंने सुनो पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। जो मैंने ऊपर वाला किया, अगर मैंने ये किया है तो इसको मैं 100 में से लेस कर दूंगा, और जो तुम इसकी बात कर रहे हो इसको मैं 90 में से लेस करूंगा। तो बात तो वही है, कैसे भी कर लो चाहे। हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम ये वाली बात करना चाह रहे हो, ये वाली बात अपनी नीचे वाली बात कहना चाह रहे हो, तो फिर 90 से लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, तुमने क्योंकि 10 पहले ही लेस कर दिया। और अगर मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ, ये चीज करना चाह रहा हूँ, तो 100 से लेस करूंगा, ठीक है। कंक्लूजन वही आएगा। तो अब मुद्दा यह है कि हारने वाले को क्या मिलेगा। तो हारने वाले को जो मिलेगा स्टूडेंट्स, वो मिलेगा, मैं बता रहा हूं क्या मिलेगा। टोटल थे हमारे पास 100 यूनिट, जिसमें से आप लेस करेंगे 57 यूनिट प्लस 60 वोट, ये आप लेस करेंगे बच्चों। जब लेस करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, 100 यूनिट माइनस 57 यूनिट और माइनस 60 वोट, ये निकलेगा रिजल्ट। और ये आएगा आपका 43 यूनिट माइनस 60 वोट, ये रिजल्ट आएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, साथ में पेन कॉपी लेकर के बैठा करो। तो अब आपके सामने दो बात हो गई। जो जीतने वाला था उसको मिले थे 47 यूनिट, और जो हारने वाला है उसको मिले हैं ये वाले, हारने वाले को। तो दो बातें याद रखनी, बाकी बात आपको याद नहीं रखनी। दो डाटा आपको याद रखने हैं, जीतने वाले को मिले थे 47 यूनिट, और हारने वाले को मिलेगा दीपक ये वाला। जो दीपक कह रहे हैं वो अपनी बात जगह सही कह रहे हैं। अगर वो 47 प्लस 60 करते हैं तो 90 में से लेस करेंगे, यहाँ 90 लिखोगे फिर।
आएगा फिर भी रिजल्ट निकल के यही 43 माइनस 60 वोट। ठीक है, चलो इसको रफ कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, साथ में देखो बच्चों पेन कॉपी लेकर बैठा करो, जिसके पास पेन कॉपी ना हो बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लिया करो। चलिए अब आपके सामने दो बातें हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, जो विनर कैंडिडेट है जीतने वाला उसको मिले हैं 47 यूनिट, और जो हारने वाला है उसको मिले हैं बच्चों 43 यूनिट माइनस 60 वोट, ये मिले हैं। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा था। क्वेश्चन में बोला था तथा वह 308 वोटों से चुनाव जीत गया। तो 308 वोटों से चुनाव जीत गया, इसका मतलब डिफरेंस हो गया। कल बताया था जीतना और हारना चलेगा बच्चों डिफरेंस, तो ये हो गया डिफरेंस। और हम क्या करेंगे, डिफरेंस के सामने हम लोग लिख देंगे डिफरेंस, ये लो। और अब ये बताओ इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। डिफरेंस के लिए क्या करोगे आप, माइनस करोगे। माइनस कैसे करोगे, मैं नीचे करके दिखा रहा हूं। 47 यूनिट माइनस 43 यूनिट माइनस 60 वोट, ब्रैकेट बंद। लेस करोगे तो 47 यूनिट माइनस 43 यूनिट और प्लस 60 वोट। तो घटा करके आएगा बच्चों 47 माइनस 43 जाएगा 4, तो 4 यूनिट प्लस 60 वोट। तो यानी इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा बच्चों, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 4 यूनिट प्लस 60 वोट। तो मैं ये क्या करूंगा, यहां लिख दूंगा सामने 308 के बच्चों। तो 308 के सामने लिखूंगा, इसके 308 के सामने लिखूंगा 4 यूनिट और प्लस 60 वोट, ये लो। और क्योंकि ये जो 308 हैं ये भी वोट ही हैं, आपको पता है 308 वोट हैं, साफ लिखा हुआ देखो जरा 308 वोट, परसेंट नहीं है। तो अब क्या होगा, नियम ये होगा कि ये वाला 60 वोट इस वाले 308 के पास पहुंच जाएगा, और जब ये 60 वोट 308 के पास पहुंचेगा तो ये बनेगा बच्चों 4 यूनिट बराबर 308 में से 60 होगा माइनस। इसका स्क्रीनशॉट लो क्योंकि ऊपर वाला मैं रफ कर रहा हूं फिर। तो अब 4 यूनिट जो बराबर होगा वो लेस करके जो आएगा वो लिख देंगे, ये आ जाएगा आपका 248। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, चलिए 4 यूनिट इज इक्वल टू 248। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन में पूछा है पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। तो पंजीकृत मतदाता जो थे वो पूरे टोटल 100 थे, और नीचे लिख देंगे हम लोग 100 यूनिट, और यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 248 इनटू में 100 और अपॉन में 4, इसे काट देंगे 62 और 6200। ये वाला क्वेश्चन आपको पहले बता दूं, बस थोड़ा सा टिपिकल इसलिए हो गया, टिपिकल तो कुछ नहीं हुआ यहाँ, तो शेष में से भी आसान है जो कल कराता हमने। बस ये ध्यान रखना है कि जो आप काम करेंगे उसके अंदर 60 वोट को कहीं पर भी मर्ज नहीं करेंगे, ध्यान रखना बस। ये 60 वोट जो है अलग ही चलते रहेंगे, यानी मर्ज कहीं नहीं होंगे। ठीक है, जो भी आप वैल्यू मानेंगे, यहाँ पे हम 100 मान के चले, आप यहाँ 200 मान के चल सकते हो, 300 मान के चल सकते हो, लेकिन उन सभी में 60 वोट को मर्ज नहीं करोगे, यानी कहीं ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे, ये वो अलग ही चलते रहेंगे जैसे यहाँ चल रहे थे। अगर कहीं किसी को डाउट है तो मुझे थोड़ा हिंट दो, बोलिए आशुतोष। तो वोट डालने का मतलब उसने ये तो नहीं कहा ना कि क्या नाम है, एक मिनट रुको, तुम 90 क्यों कहना चाह रहे हो, क्योंकि उसने तुमसे जो पूछा है वो क्या पूछा है ये बताओ, उसने क्या पूछा है। उसने पूछा है पंजीकृत मतदाता, पंजीकृत का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। हाँ तो बस खत्म बात। अब वोट डाले हैं, हाँ वोट डाले हैं या वोट नहीं डाले इससे मतलब थोड़ी ना है भाई, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है तो मतलब वो रजिस्टर्ड है ना, पंजीकृत है ना आशुतोष। तो यहाँ पे जो पंजीकृत वोट थे, जो टोटल वोट थे वो 100, तो 100 ही लिखेंगे।
हाँ, अगर उसने यहाँ इसकी जगह पूछा होता कि कितने मत डले, तो आशुतोष फिर तुम्हारी बात सही होती, फिर तो 90 लिखते। क्लियर। और अगर वो यहाँ पर ये पूछता कि वैध वोटों की संख्या बताओ, तो जो मेरे 100% आता है, 100 यूनिट जो आता, ये आएगा 6200 आएगा। तो उसमें से मैं 60 माइनस कर देता, तो मेरे वैध वोट निकल जाते। क्लियर। ये चीजें होती हैं। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन आसान है, बस इसके अंदर जो थोड़ा सा पंगा है 60 वोट का है। ध्यान रखना है 60 वोट जो है आपको मर्ज नहीं करने किसी में भी, आप चाहे वैल्यू 100 मान के चलें या 200 मान के चलें। एक क्वेश्चन और है इसके अंदर इलेक्शन वाला, देख लेता हूं मैं कहां पर है वो क्वेश्चन। इलेक्शन वाला ही क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है जी, बोलिए राहुल। एक बार और रिवाइज कर दूं क्वेश्चन को? चलो मैं रिवाइज कर देता हूं, बिल्कुल कर देता हूं रिवाइज, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन और मिल गया, लेकिन अभी क्वेश्चन को रिवाइज कर देते। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो क्वेश्चन हमने किया वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम, ये देख रहे होंगे 284 है। थोड़ी सी लैंग्वेज परिवर्तित कर दी, बाकी सारा डाटा आंसर सब कुछ सेम आना है। तो क्वेश्चन 284, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं दिया, 60 मतदाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या, देखो कितना बढ़िया चला। वहां दिया था 60 जो वोट हैं वो अवैध हैं, यहां कह दिया 60 मतदाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया। आगे बोला केवल 2 ही उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के पॉइंट नोटेड, देखो यह लिखा हुआ, ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं बच्चों जिनको मैं कैच करता हूं, आपको भी कैच करने सीखने हैं। मतदाता सूची के 47% मतदाताओं का मत मिला और उसने अपने प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी का मतलब होता है जो उससे लड़ रहा है उसके साथ, ठीक है, से 308 मत अधिक मिले। अधिक मिलेगा मतलब जीत गया, सीधी सी बात ये। तो सूची में मतदाताओं की संख्या कितनी? क्वेश्चन वही है, शब्दों का हेर फेर कर दिया, आंसर भी वही 6200 आना है। तो एक बार फिर थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं हम लोग, इस बार मैं आपको बता रहा हूं 100 मान के नहीं बता रहा, 200 मान के बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि थोड़े प्रैक्टिकल करने चाहिए। ऐसे प्रैक्टिकल करने से क्या होता है, हमारा माइंड थोड़ा तेज होता है, ठीक है। तो इस बार हम मानते हैं बच्चों 200 यूनिट ये लो, सवाल वही, लेकिन 200 यूनिट के साथ हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। 200 यूनिट में से 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, तो 200 का 10% जो बच्चों बैठता है वो मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं। 200 का 10% बैठ जाएगा बच्चों 20। तो मैं क्या कर दूंगा राहुल, बेटा राहुल, ये कर दूंगा यहां पे लिख दूंगा 20 यूनिट, यूनिट ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे वो कहता है आपसे 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली छोड़ दिया, ठीक है, ये लो 60 मतदाता, वो परसेंट नहीं करा, 60 मतदाता यानी 60 वोट, ये लो। तो V4 वोट, हाँ वोट भाई, मतलब तो ये मतपत्र खाली छोड़ दिया, वो डालने ही नहीं गए, सीधी सी बात ये, ठीक है, दोनों बातें उसने एक तरह कह दी है, ठीक है। आगे वो कहता है विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची का, मतदाता सूची, सूची का मतलब ये जो लिस्ट थी ये वाली, का 47% मत मिले। तो मतलब 200 का 47 हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 7 दूनी 14, 4 दूनी 94, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा 94। बच्चों जिस दिन आप ये प्रैक्टिकल करने सीख गए ना, उस दिन तो मैथ के तुम जीनियस बन जाओगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 94 यूनिट, ये लो। अब सवाल ये उठता है, ये तो विनर हो गया बच्चों, विनर, ये है विनर, जीतने वाला। अब सवाल ये उठता भाई हारने वाले को कितने मिलेंगे, जो लूजर है उसे कितने मिलेंगे? तो हम क्या करेंगे, ये वाला सारा ऐड कर देंगे और ये सारा ऐड करके 200 में से माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हारने वाले को मिल जाएंगे। तो एक बार वर्बली ऐड कर लेते हैं इसको, 94 यूनिट और 20 यूनिट ऐड हो सकता है, तो बन जाएगा बच्चों 114 यूनिट। और 114 यूनिट में ध्यान रखना, आप ये 60 को मर्ज नहीं करोगे, बस यही बात आपको ध्यान रखनी इस क्वेश्चन के अंदर। अगर आपने 114 यूनिट के अंदर
60 वोट को मर्ज कर दिया, समझ लो क्वेश्चन आपका तुरंत गलत। ठीक है, चलिए 114 यूनिट और ये हो गया बच्चों 60 यूनिट। क्लियर, ये ऐसी कैसी रहेगा, और इस वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को इस 200 में से माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो 200 यूनिट में से 114 यूनिट जाएगा, तो मेरे हिसाब से बचेगा 86 यूनिट बच्चों, 86 यूनिट बचेगा। और 86 यूनिट के बाद जो है ये वाला जब माइनस करोगे 60 वोट, तो माइनस में पहुंच जाएगा ये, माइनस के 60 वोट। तो 86 यूनिट माइनस 60 वोट, ये मिलेगा बच्चों लूजर। अरे यार अनुज, आप ऐसी बात कर रहे हो, तू जाओ। अरे जब सुनो सुनो, एक मिनट रुको पहले। हाँ बोलो। हाँ जी नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, क्या बात कर रहे हो, वो परसेंट थोड़ी ना है। हाँ अगर वो 60% होता अभिनीत, तो मैं से 120 कर देता। ठीक है, वो परसेंट नहीं है अभिनीत। क्लियर, हाँ ध्यान रखना। तो अभी अनुज को बताना है कि वो माइनस कैसे हुआ। 200 में से मुझे माइनस करना था 94 प्लस 20 यानी 114 यूनिट, माइनस सॉरी प्लस ये वाला 60 वोट। तो अनुज जब ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट हटाएंगे अनुज, तो क्या माइनस नहीं आएगा अनुज? बस तो फिर ऐसी माइनस आया था, ये लो। तो 200 में से 114 गया, बचेगा 86 यूनिट 86, और माइनस का 60 वोट। क्लियर अनुज? अनुज क्या बात? तो यहां पे लिख देंगे बच्चों, यहां लिख देंगे, रेड पेन से लिख देता हूं मैं, ये लो 86 यूनिट और माइनस के 60 वोट, ये लो। तो अब हमारे लिए बस दो डाटा इंपोर्टेंट है इस पूरे चित्र के अंदर। वो डाटा कौन कौन सा बता रहा हूं, एक तो विनर वाला और एक लूजर वाला। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं और वहां लिख रहा हूं बोर्ड पे, थोड़ा सा स्क्रीन पर बड़ा बड़ा लिख देता हूं इस डाटा को। ठीक है, तो मेरे लिए दो डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। डाटा इंपॉर्टेंट है, एक तो क्या क्या डाटा था बताना भाई जरा। 94 यूनिट, और ये था विनर का। लूजर का था 86 यूनिट और माइनस 60 वोट बच्चों, ये था। तो आगे वो कहता है, साफ साफ लिखा क्वेश्चन के अंदर, 308 मतों से जो है अधिक मिले, जीत गया, डिफरेंस है। कल बताया था मैंने आपको, ये लो 308 यहां लिख देंगे, और ये डिफरेंस है, तो सामने बच्चों डिफरेंस लिखेंगे, और इन दोनों में डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, इन दोनों में, ये लो। तो जब मैं यहाँ माइनस का निशान लगाऊंगा, यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, तो 94 यूनिट में से 86 यूनिट घट सकते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चों 8 यूनिट। तो 8 यूनिट में लिख दूंगा यहाँ पर, ये लो 8 यूनिट, और यहाँ ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो माइनस, ये वाला माइनस, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 60, ये लो। और ये 60 यूनिट, और ये भी, सॉरी यूनिट नहीं, V4 वोट, और यहाँ V4 वोट। तो ये वाला वोट वोट के पास पहुंच जाएगा, अपनी बरादरी के पास पहुंच जाएगा, ये लीजिए। और जब ये अपनी बरादरी के पास आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 308 में से 60 वोट माइनस करोगे तो 248 लिखोगे। उसने बोला है सूची में कितने मतदाता थे, तो बच्चों सूची में मतदाता थे 100 यूनिट, और यूजिंग बाय, सॉरी 100 नहीं, 100 नहीं, गड़बड़, यहाँ लिखेंगे 200, हाँ 200, और यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर वो आएगा 6200। और इस सवाल की खासियत आपको बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है 284, मैं इसको रफ कर रहा हूं बच्चों, ये आपको आरएस की बुक के अंदर, ये आपको किरण की बुक के अंदर, ये आपको राकेश यादव की बुक के अंदर, ठीक है, जो मैं, जितना ध्यान है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं मेरे नोट्स के अंदर, और एग्जाम में बता दूं, एग्जाम के अंदर कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार। तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम के अंदर एक बार नहीं कई बार रिपीट हो चुका, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, संख्या तक भी चेंज नहीं करता इसकी। ठीक है, चलिए अभी कुछ बच्चे शायद एक दो आज नए जुड़े हों, देखते हैं कितने बच्चे कैंडिडेट आज जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी भी आज कम है कैंडिडेट, काफी एब्सेंट हैं। चलो अभी मैं आपको बता दूं कि अब क्वेश्चन करते हैं 285।
सेम प्रोसेस का क्वेश्चन है। टोटल मान लेते हैं 100 यूनिट। एक चुनाव में 8% ने अपने मत नहीं डाले, तो 100 का 8% बच्चों 8 यूनिट हो गया, वोट नहीं डाले, ठीक है। और इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48%। पॉइंट नोटेड देख सकते हो बच्चों यहाँ पे। यहाँ शेष का या वैध वोटों का नहीं लिखा, यहाँ लिखा कुल मतों का। कुल का मतलब इनका 48%। तो बच्चों 100 का 48% बैठ जाएगा 48 यूनिट। ये लो, ये मिल गए विनर को, विनर को मिल गए। अब सवाल ये है लूजर को क्या मिलेगा भाई। तो आपको पता है इन दोनों को ऐड कर लो, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 56, और 100 में से 56 को लेस कर दो तो यहां पर आ जाएगा 44 यूनिट। ये हो जाएगा लूजर। तो अब आपके लिए 2 ही डाटा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये विनर को कितने मिले 48 यूनिट, और लूजर को कितने मिले 44 यूनिट। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों 4 यूनिट। तो यहाँ पे लिखोगे 4 यूनिट और बराबर, देख लो क्या दे रखा उसने, 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। हरा दिया मतलब बच्चों डिफरेंस ये लो, और स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। ओके, उसने पूछा है आपसे क्वेश्चन में चुनाव में मत थे, चुनाव में कुल मत थे। तो बच्चों कुल मत जो थे वो थे आपके 100 यूनिट। तो यहां पर लिख दोगे बच्चों 100 यूनिट, और यूजिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 1100 इंटू में 100 और अपॉन में 4। इसे काट दोगे बच्चों ये 25 बार कट जाएगा। 25 की गुना 11 में करोगे तो 5 7 2 और 00, 27,500। तो शायद मैंने जो अभी तक, हाँ सही है, बिल्कुल ठीक आंसर है आशुतोष। अभी तक जो मैंने आपको चुनाव के बारे में बताया वो बताया 3 बातें, कि चुनाव वाले क्वेश्चन आपको किताबों के अंदर जो मिलेंगे वो 3 टाइप के मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल टाइप मिलेगा, ठीक है, शेष में से कहेगा या वैध वोट में से कहेगा, और या फिर आपसे कहेगा कुल वोटों में से। ठीक है, तो 3 तरह के सवाल मैंने आपको करवा दिए। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे के टाइप पर। अब आगे के टाइप पर बढ़ने से पहले आपको मैं कुछ बातें सुना रहा हूं, वो बातें सुन लो ध्यान पूर्वक, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को तो डिस्कस कर सकता है, बोलिए। हाँ 3 सब्जेक्ट का वेन आरेख में, चलो 1 मिनट रुक जाओ, मैं स्क्रॉल करना पड़ेगा। अभी करा देता हूँ दीपक थोड़ी देर में, ठीक है, क्योंकि ये भी बंद हो जाएगा। मैं आज ही करा देता हूँ, ठीक है। ये लिख रहे हैं मोहित भाई क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं, ओके चलिए ठीक है। अब जो मैं बात आपको समझाने वाला हूँ, अगले जो टाइप करेंगे, टाइप नंबर 10th, टाइप नंबर 11th, टाइप नंबर 12th, इनमें पहले हम लोग कहीं ना कहीं सूत्र का यूज करते थे, तो लेकिन अब हम लोग सूत्र का यूज कहीं कुछ नहीं करेंगे। अब हम बिना सूत्र के सारे सवालों को हल करेंगे। सब लोगों को लिखना कुछ नहीं है, आपको मेरी बात कम से कम 10 मिनट तक लगातार सुननी है। सिर्फ कहीं रिपीट करनी हो तो मुझे बता देना, सर ये वाली बात दोबारा रिपीट कर दो। सबसे पहली बात मैं आपको आपसे जिक्र करूंगा सभी बच्चों से, कि हमारे पास जो वस्तुएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। हमारे ब्रह्मांड में चारों ओर जो वस्तुएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूं, नॉर्मली जो वस्तुएं आपको चारों ओर देखने को मिलेंगी ब्रह्मांड के अंदर, वो 3 तरह की मिलेंगी बच्चों देखने को। ऐसी वस्तुएं जो 1D हैं, ऐसी वस्तुएं जो 2D हैं, क्योंकि ये चीज बड़ी समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, सूत्र कहां तक रटोगे, नहीं रट पाओगे, और किस सवाल में क्या करना है वो भी नहीं कर पाओगे जब तक ये बात नहीं समझोगे।
तो हमारे ब्रह्मांड में वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। 1D का मतलब होता है वन डायमेंशनल, हिंदी में कहते हैं एक आयामी। दूसरा होता है बच्चों 2D, टू डायमेंशनल, हिंदी में कहते हैं द्विआयामी। तीसरा होता है बच्चों 3D यानी थ्री डायमेंशनल, और हिंदी में कहते हैं इसे त्रिआयामी। यानी डायमेंशन का मतलब होता है हिंदी में आयाम, सीधी सी बात ये है। तो पहले हम इसको ना पढ़ के, इसको ना पढ़ के, इसको ना पढ़ के, पहले हम जरा 2 मिनट इस पे चर्चा कर लेते हैं आयाम। आशुतोष मेरी तरफ से तो पूरा क्लियर है भाई, सभी को प्रॉब्लम हो रही है या आशुतोष को प्रॉब्लम हो रही है? हाँ आशुतोष वही है यार, कभी कभी सिग्नल गायब होते रहते हैं यार, क्या करें। गायब हो गए। सभी 20 के 20 लोग ऐड हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, ठीक है। हम्म। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। आशुतोष आवाज आ रही है अब? आशुतोष तुम्हारी आवाज अभी भी कट के आ रही है मेरे पास, मतलब तुम्हारे सिग्नल वीक हैं। हाँ स्लो मोशन में आ रही, कट कट के आ रही है आवाज। चलिए, हाँ अब सही आ रही है, ठीक है। ये दो और कौन आ गए भाई? ठीक है स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो मैं जिक्र कर रहा था बच्चों, वस्तुओं की बात कर रहा था कि वस्तुएं जो हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो हमारे जो चारों ओर है, ठीक है ओके, हमारे जो चारों ओर हैं वस्तुएं होती हैं बच्चों 3 प्रकार की, 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 1D, नंबर 2 2D, और नंबर तीसरा 3D। 1D का मतलब होता है बच्चों वन डायमेंशनल, 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल, 3D का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल यानी आयाम, एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी। तो डायमेंशनल को हिंदी में कहते हैं आयाम। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, इस आयाम पे थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि जब हमारे माइंड में आयाम सेट हो जाएगा कि आयाम क्या होता है, तो ये 1D 2D और 3D भी आराम से सेट हो जाएगा, ठीक है। चलो आयाम की बात करते हैं, डायमेंशन की बात करते हैं हम लोग, डायमेंशन की बात करते हैं, ठीक है। डायमेंशन की बात करते हैं, तो आयाम जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंस तुम बताओ भाई, आयाम कितने प्रकार के होते हैं? 3, ओके। दीपक मल्याना से बताओ आयाम कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है ओके। एक जुड़े हैं दीपक दिल्ली से, आप बताओ आयाम कितने प्रकार के होते हैं, डायमेंशन दीपक? लग रहा आवाज नहीं पहुंच पा रही, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ओके। दीपक कुमार तो 2 जुड़े हुए हैं, एक नहीं जुड़े हुए आज।
ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। हाँ तो ओके चलो भाई, मैं ही बता देता हूँ। भाई ये दीपक दो कौन कौन जुड़े हुए हैं ये? एक दीपक तो दिल्ली से हैं, दिल्ली वाले कौन दीपक हैं भाई, अगर आवाज सुन रहे हैं तो? ये जो बोल रहे हैं, चलो मुझे मैसेज कर दो कौन दीपक बोल रहे हो, ठीक है? दोनों दीपक मैसेज कर दो कौन कौन से दीपक बोल रहे हो, ठीक है? आवाज नहीं आ रही है आपकी मेरे पास तक। चलिए भाई, तो आयाम जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपको बता देता हूं। लंबाई यानी कि लेंथ, चौड़ाई यानी कि ब्रीथ, और बच्चों ऊंचाई यानी कि हाइट। हाँ देखो, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, मैं बिल्कुल बेस लेकर चल रहा हूँ कि कभी कोई दिक्कत आपको आए ना। यानी सवाल नहीं रटने आपको, आपको जड़ समझनी है, ठीक है ना? तो आयाम होते हैं बच्चों तीन प्रकार के। लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। इंग्लिश में लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ओके चलिए। हाँ, अब अगर आप तुम ऊपर लेवल का पढ़ोगे ना प्रिंस, मान लो तुम ये एमएससी वगैरह करोगे ना तुम ये, तो एक चौथा आयाम भी होता है जिसको कहते हैं टाइम, यानी समय काल, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल कहते हैं ना, हाँ बिल्कुल, है ना? ठीक है, लेकिन फिलहाल हम बेसिक सी बात पढ़ रहे हैं, तीन आयाम के बारे में बात पढ़ रहे हैं हम लोग, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो बच्चों ऐसी वस्तुएं जिसमें केवल एक आयाम होता है, ऐसी वस्तुएं जिसमें केवल एक आयाम होता है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई होती है, कुछ और नहीं होता है, सिर्फ लंबाई, केवल लेंथ होती है बस। उसके अंदर ना मोटाई होती है ना चौड़ाई होती है, कुछ नहीं होता, सिर्फ लेंथ होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग 1D, जिसमें केवल एक आयाम होता है। और इसके एग्जाम्पल बता दें, इसका सबसे आइडियल जो एग्जाम्पल है, इसका सबसे आइडियल एग्जाम्पल है, कौन बच्चा बताएगा? वेरी गुड, सूरज की किरण, यानी रे ऑफ लाइट। क्लियर? तो सूरज की किरण जो है वो 1D है, उसके अंदर केवल और केवल लेंथ होती है, ऊंचाई मोटाई कुछ नहीं होता, बस लंबाई लंबाई होती है। आप और उदाहरण कह सकते हो प्रैक्टिकली, मकड़ी जाला बनाती है, जाला बुनती है, उसका धागा जो होता है बहुत महीन धागा कह सकते हो। तो इस तरह की, या लाइन को भी कह सकते हो, जो लाइन हम बनाते हैं ये इस तरह से, ये सभी 1D के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? चलिए, एक होता है बच्चों 2D। 2D के अंदर क्या होता है? जिसके अंदर दो आयाम होते हैं, दो आयाम वाली वस्तुओं को हम कहते हैं 2D, यानी जिसके अंदर लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, या मोटाई कह लो, यानी दो आयाम बोलोगे, लंबाई और चौड़ाई, कॉमन सी बात ही है। तो ऐसी आकृतियां हमारे चारों ओर बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, रेक्टेंगल आप देख सकते हो, ये इस रेक्टेंगल के अंदर दो ही चीज हैं, लंबाई और चौड़ाई। एक ये वाला आयाम लंबाई और एक ये वाला आयाम चौड़ाई। भुजा मत गिनना, कभी भुजा गिनने लग जाओ, बहुत सारे बच्चा भुजा गिनते हैं कि उनके चार भुजाएं, तो जी 4D हो गया उनके, तो ये जी भुजाओं पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना? डिपेंड करता आयाम पर, ठीक है? तो जिसमें दो आयाम होते हैं, एक तो लंबाई ऐसे, और एक बच्चों चौड़ाई ऐसे, इस तरह से। क्लियर बात ये? तो ये कहलाता है हमारा 2D। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, जैसे आयत हो गया, रेक्टेंगल यानी, वर्ग हो गया यानी स्क्वायर हो गया, ठीक है? आपका व्रत हो गया, व्रत यानी सर्कल हो गया बच्चों। आपका चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटर हो गया। यहाँ तक कि त्रिभुज की बात अगर हम करें, त्रिभुज की बात करें, तो मैं जरा एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। त्रिभुज यानी ट्रेंगल, मैं किसी एक पर्सन से क्वेश्चन करूंगा, वो बच्चा जवाब देगा मुझे। लिस्ट में देख लेते हैं कौन कौन है, ठीक है? ओके, एक दीपक ने तो मुझे मैसेज कर दिया शायद। ओके, ये दायमपुर से जुड़े हैं दीपक आज, ठीक है क्लियर। तो मुझे जवाब दें, कौन किससे पूछूं जवाब भाई? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। भैया राहुल, तुम जवाब दो, राहुल कुमार। राहुल कुमार, बताओ भैया, जो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, वो 2D है 3D है?
2D है, वेरी गुड, सही है। कई सारे बच्चे पता क्या सोचते हैं, मैंने क्यों पूछा, कई सारे बच्चों का जवाब रहता है 3D है, तो मैं उनसे कहता हूँ 3D क्यों है जी, वो कहते हैं 3 भुजा तो 3D है। तो ध्यान रखना, भुजाओं पे डिपेंड नहीं करता है, ये जो ट्रायंगल है 2D है। और जो चतुर्भुज हमारा होता है इसमें 4 भुजा होती है, लेकिन फिर भी ये 2D होता है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल बता दिया आपको 2D के। प्रैक्टिकली देखोगे तो आपके घर में लटका हुआ पर्दा, पर्दे को ध्यान से देखना, वो 2D है। आपके घर में जितने भी कपड़े हैं वो सारे लगभग 2D हैं। हैंकी है, 2D है, ठीक है। तो इस तरह की इमेजेस को आप 2D कह सकते हो। क्लियर। चलिए 3D क्या होता है बच्चों, 3D वो होता है जिसके अंदर तीनों चीजें होती हैं, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है, तीनों चीजें होती हैं, ठीक है। क्लियर। जैसे एग्जांपल आपको बता दूं, आपके घर में लगा एसी, एसी को ध्यान से देखना, उसके अंदर लंबाई भी होगी, उसके अंदर चौड़ाई भी होगी, और उसके अंदर बच्चों ऊंचाई भी होगी, ठीक है। आपके घर में रखी हुई टीवी कह सकते हो, टेलीविजन, आपके घर में रखी हुई सेफ कह सकते हो, आपके घर में रखा हुआ सिलेंडर कह सकते हो, कुर्सी कह सकते हो, मेज कह सकते हो, आप अपने आप को भी कह सकते हो, खुद को भी कह सकते हो। तो ये सभी चीजें कहलाती हैं क्या, 3D, 3 डायमेंशनल। क्लियर। चलिए माइंड में सब कुछ सेट हुआ नहीं हुआ, पहले मुझे ये बताओ सबके लोगों के भाई, आगे तब पढ़ेंगे, ठीक है, वेरी गुड। अभी मैं एक थोड़ा सा आकृतियों से हटके, क्योंकि अभी तक हमने जो 2D 3D की बात की वो आकृतियों के ऊपर की, अब जरा थोड़ा सा मैं हट जाता हूं और मैं बात करता हूं बच्चों इस बार अब आपसे खर्चे की। थोड़ा सा हट गया मैं, मुझे बताओ खर्चा 1D है या 2D है या 3D है। आप सोचोगे सर क्या पढ़ा रहे हो आज आप हमें, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीजें बता रहा हूं जो कोई नहीं बताने का, ठीक है। तो ये बताओ खर्चा 1D है, 2D है या 3D है, सोचिए। खर्चा का मतलब किसी भी चीज पर आप खर्च कर रहे हो, आप मोबाइल पर खर्च कर रहे हो, शराब पीने में खर्च कर रहे हो, राशन पानी में खर्च कर रहे हो, कहीं घूमने में खर्च कर रहे हो, कोई भी खर्चा, एनी मतलब टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं हम लोग, वो 1D है, 2D है, 3D है। इसमें आप एक मोटी सी बात सोच सकते हैं, घर में जो राशन पानी खाते हो, चावल खाते हो, गेहूं खाते हो और सब्जी खाते हो, उस पर जो खर्चा होता है उसको प्रैक्टिकली ले लो तो वो 2D होता है, 3D होता है, 1D होता है। कोई भी बच्चा जवाब दे सकता है, सब फ्री हैं। अनुज बताइए, अनुज तोमर बताओ खर्चा 2D के अंदर आएगा 3D के अंदर, अनुज 2D। आशुतोष कह रहा है 2D होगा भैया, 2D। वेरी गुड, वेरी गुड, याद आ गया, धीरे धीरे याद आ रहा है, ओके, धीरे धीरे याद आ रहा है। अंकित ने बोला है सर डिपेंड करेगा हर चीज पर, हाँ डिपेंड तो करेगा, लेकिन एक कॉमन सी बात हम कह सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूं, खर्चा जो होता है बच्चों वो होता है 2D। अब खर्चा 2D क्यों होता है, चलिए सवाल ये है, खर्चा 2D क्यों होता है, रटना नहीं है, चीजों को समझना है। तो खर्चा 2D इसलिए होता है, अब आप लोग ही बोलोगे, मैं नहीं बोल रहा, किसी भी चीज पर होने वाला खर्चा, आप दूध पे खर्चा कर रहे हो, आप बियर पे खर्चा कर रहे हो, आप शराब पे खर्चा कर रहे हो, हाँ अब जरा सुन लो पहले प्लीज, आप चावल पे खर्चा कर रहे हो, आप चीनी पे खर्चा, मतलब किसी भी चीज पे खर्चा कर रहे हो। अब ये सोचो वो खर्चा जो होना है, आपकी जेब से कितना जाना है, वो कितनी चीजों पे डिपेंड करता है। दो चीजों पे, कौन कौन सी। ये आशुतोष बोल रहे हैं ना, वेरी गुड आशुतोष, शाबाश। ध्यान रखना किसी भी चीज पे होने वाला खर्चा दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो उसका प्राइस कितना है, क्लियर, और दूसरी उसकी खपत कितनी है। ध्यान रखना बात ये, क्वांटिटी, यस क्वांटिटी, खपत, कंजप्शन कितनी है, और उसका प्राइस क्या है। एक परिवार है भाई जो 30 रुपए किलो का चावल खा रहा है, बोलो यस नो बताओ,
एक परिवार है जो भैया 30 रुपए किलो का चावल खा रहा है, तो 1 किलो चावल 30 रुपए का आएगा। 2 किलो लेगा तो 60 रुपए का आ जाएगा। 3 किलो लेगा तो 90 रुपए का आ जाएगा। एक परिवार ऐसा जो भाई 100 रुपए किलो का चावल खा रहा है, तो दोनों के खर्चे अलग अलग हो गए, नहीं हो गए? और क्वांटिटी पे भी डिपेंड करेगा। मान लो 2 किलो लेने लगा, क्या कह रहे हो? लोग नहीं, हाँ बढ़ा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने क्वांटिटी भी तो बढ़ा दी लो। अब इसकी क्वांटिटी 200 रुपए खर्च होंगे इसकी जेब से, क्यों अनुज? अगर ये 3 किलो चावल लेगा तो 300 रुपए खर्च होंगे। यानी कि होने वाला खर्चा डिपेंड करता है दो चीजों पे, आप किस रेट का ले रहे हो और कितनी मात्रा में ले रहे हो। अनुज क्लियर बात? ये चलिए, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक फंडा बता रहा हूं, टाइप नंबर इसका कौन सा टाइप था ये? वोटसेकला वाला टाइप था हमारा, टाइप नंबर 10। ये वाला टाइप था, टाइप नंबर 10 को मैं थोड़ा जूम कर दूं और आपको बता दूं। पहले सब लोग सुनते रहना, एक रामबाण बता रहा हूं, क्योंकि इन क्वेश्चन में बहुत बच्चे गलती करते हैं। बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे गलती ये करते हैं, एग्जाम में सवाल आएगा, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? बच्चा सीधा बोलेगा 21। क्वेश्चन गलत। क्लियर बात ये? तो इसलिए ध्यान से समझना। चलिए हेडिंग क्या लिखी है? हेडिंग लिखी है, जब केवल एक आयाम में परिवर्तन हो। तो अब मेन सुनिए, मेन क्या है। जब भी केवल एक आयाम में परिवर्तन हो, जब भी केवल एक आयाम में, जब भी केवल एक आयाम में परिवर्तन हो, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में, तो उसके रिजल्ट यानी परिमाण में, तो उसके रिजल्ट में भी वही परिवर्तन होता है। इसे उतार लो बच्चों, कॉपी कर लो, चाहे साथ साथ चाहे स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है। जब भी केवल एक आयाम में परिवर्तन हो तो उसके रिजल्ट में भी वही परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन होता है। ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई सूत्र नहीं लगाना। अगर एक आयाम में परिवर्तन होता है तो सेम परिवर्तन उसके रिजल्ट में भी होता है। चलिए अब हमें क्वेश्चन पढ़ने हैं और सॉल्यूशन देना है तुरंत के तुरंत ही। पहला सवाल बच्चों, अभी मैं आपको जो इसमें लिखा हुआ उससे भी डिफरेंट, मतलब उससे भी अलग से कुछ बताऊंगा। पहले ये सवाल पढ़ लो जो लिखे हैं सामने। यदि किसी आयत की लंबाई में, ये पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग, 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो देख सकते हो केवल उसने लंबाई की बात की है। क्लियर बात है, चौड़ाई की बात नहीं की है। प्लीज भाई माइक म्यूट करो सब लोग, ये खड़पड़ हो रही है बहुत ज्यादा। तो अगर किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा? तो कुछ नहीं करना आपको, सीधा सीधा बोल दो, एरिया भी 10% बढ़ जाएगा। ये लो, एरिया भी 10% बढ़ जाएगा। खत्म बात। कुछ नहीं करना, कोई सूत्र नहीं लगाना, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। यदि किसी आयत, आयत होता है बच्चों 2D, कैसा होता है? 2D। क्लियर? आयत की चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, केवल चौड़ाई की बात कर रहा है, 20% कमी कर दी जाए तो इसके, तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो जाएगा? क्लियर बात ये? तो आपको पता है एरिया, एरिया का सुनिए बात, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों क्या? एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। L इंटू बी का मतलब L एक आयाम हो गया, B दूसरा आयाम हो गया, लेकिन परिवर्तन केवल एक आयाम में हो रहा है, सिर्फ B में, चौड़ाई में हो रहा है। तो सेम परिवर्तन रिजल्ट में, यानी आप बोलोगे क्षेत्रफल 20% कम हो जाएगा। बस खत्म बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि पेट्रोल के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, मूल्य में, तो इस पर होने वाले खर्च में क्या परिवर्तन होगा? अब ये बताओ खर्चा क्या था? 2D था, 3D था? मुझे ये बताओ जरा प्लीज। 2D।
और वो दो चीज पे डिपेंड कर रहा था, एक तो मूल्य और गुना में खपत। और आप देख रहे हो क्वेश्चन में केवल एक ही चीज में परिवर्तन कर रहा है, सिर्फ मूल्य में। तो जब एक आयाम में परिवर्तन हो रहा है तो सेम परिवर्तन रिजल्ट में होगा, यानी होने वाला खर्चा 25% बढ़ जाएगा। जितना मूल्य बढ़ा उतना ही खर्चा बढ़ेगा। क्लियर? ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देख सकते हो, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर इसके खर्च में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, तो केवल मूल्य में ही परिवर्तन कर रहा है, एक आयाम में परिवर्तन कर रहा है, तो खर्चा भी 30% बढ़ जाएगा। अभी इतना ही काफी नहीं है, अभी मैं कुछ और क्वेश्चन लिखता हूं, इसको मैं क्लोज कर रहा हूं और एक स्क्रीन ले रहा हूं, ये लीजिए। अब मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, उसके जवाब आपको देने हैं बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। यस, याद आ गया। एक परिवार चावल की खपत को खपत का मतलब होता है बच्चों कंजप्शन उसकी, ठीक है ना। एक परिवार चावल की खपत को 25% कम कर देता है, तो उसके खर्च में, उसका मतलब उस परिवार के खर्च में, क्या परिवर्तन हो जाएगा? तो उसके खर्च में क्या परिवर्तन, स्क्रीन आ जाएगी अनुज, थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा होगा। अब देखो यहाँ मूल्य की बात नहीं की, उसने बोला एक परिवार चावल की खपत को 25% कम कर देता है, तो उसके खर्च में क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो मैं एक नई स्क्रीन ले रहा हूं बच्चों। तो देखो खर्चा जो होता है बच्चों वो दो चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो मूल्य और दूसरा बच्चों खपत। और आप देख सकते हैं यहां इस क्वेश्चन में जो परिवर्तन किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इस खपत पर किया गया है। खपत को 25% कम कर दिया गया है, यानी मूल्य को नहीं छेड़ा उसने, मूल्य की कोई बात ही नहीं करी, सिर्फ खपत की बात करी है। तो जितना परिवर्तन एक आयाम में होता है उतना ही परिवर्तन उसके रिजल्ट में होता है। तो खपत अगर 25% कम करी है तो डेफिनेटली खर्चा भी 25% कम हो जाएगा। मेरी बात से सब लोग सहमत हैं या नहीं है, पहले मुझे ये बता दो बस। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अभी मैं एक क्वेश्चन बच्चों और लिखता हूं। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? तो अगला टाइप आएगा ना अनुज वो, जिसमें दोनों आयाम में परिवर्तन करेगा। अभी तो हम केवल वर्कआउट किस पर कर रहे हैं अनुज, जब केवल एक आयाम में परिवर्तन होगा, ठीक है। जो तुम बात पूछ रहे हो वो तब पढ़ेंगे जब हम दो आयाम में परिवर्तन करेंगे। चलिए अभी मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं। एक बच्चा बोला भैया टाइम हो गया, टाइम नहीं हुआ, इस टाइप को पूरा कर लो वरना फिर कल उतनी ताकत लगानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। हाँ, अभी 3-4 क्वेश्चन और कर लो, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए कल संडे, कल आपका टेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज का तैयार है ना सब लोग, ठीक है। हाँ अच्छा जी, ओके, ठीक है। क्वेश्चन में लिखता हूं बच्चों, अब जरा ध्यान सुनना प्लीज। एक बेलन एक बेलन एक बेलन की एक बेलन की त्रिज्या, बच्चों बेलन माने होता है सिलेंडर, त्रिज्या माने होता है बच्चों रेडियस, ठीक है। एक बेलन की त्रिज्या यानी रेडियस को 10% बढ़ा दिया जाए, अच्छा किसी का वाहन चल रहा था शायद, है ना। किसी के यहाँ चल रहे थे वाहन, ओके ठीक है भाई।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बोला इसने एक बेलन की त्रिज्या को, बेलन यानी सिलेंडर की त्रिज्या रेडियस को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके वक्र पृष्ठ लिखा बच्चों मैंने। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है इंग्लिश में कर्व्ड सरफेस एरिया, इंग्लिश में कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया CSA। तो इसके वक्र पृष्ठ यानी CSA में क्या परिवर्तन हो जाएगा। अब जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में तो हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या परिवर्तन हो जाएगा। तो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यही नहीं पता लगता हमें करना क्या है। और अधिकतर बच्चों की तो एक ही बात है, क्या बात है कि सबको एक ही जवाब देना है इस क्वेश्चन का 21। शायद कुछ आंसर आए हैं, देखते हैं जरा क्या आंसर आए हैं। एक ने बोला है 10% बढ़ जाएगा। ओके, बिल्कुल नहीं होगा। मैं आज आपको यही बात समझाना चाह रहा हूं और ये बात मैं आपको वो समझा रहा हूं जो आपको यूट्यूब पे सारी वीडियोस खोज लेना, कोई ये बात नहीं बताएगा कि इन सवालों में कब कहां कैसे करना है। ठीक है, ये चैलेंज की बात आपको बोल रहा हूँ, किसी से पूछ लेना। ये वाला सवाल तुम जिसको भी परोस दोगे ना वो इसका आंसर अधिकतर 21 ही बताएगा, यानी x+y+xy/100 ही लगाएगा, 99% लगाएगा। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले दीपक ये करना है आपको ये, हाँ सुनो पहले मेरी बात सुनो। सबसे पहले आपको देखना यह है वो परिवर्तन किस में पूछ रहा है। प्लीज सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर रीड ये करना है वो परिवर्तन किस में पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं परिवर्तन किस में पूछ रहा है, वो पूछ रहा है वक्र पृष्ठ में, यानी CSA में पूछ रहा है परिवर्तन। क्लियर बात ये। और CSA का जो बच्चों सूत्र होता है वो मैं सूत्र लिख देता हूं, क्या होता है सूत्र। CSA का सूत्र होता है हमारे पास, CSA का सूत्र होता है हमारे पास 2πRH। अगर तुम्हें ये सूत्र याद नहीं है तो तुम ये डिसाइड बिल्कुल नहीं कर सकते कि क्वेश्चन में क्या करना है। ओके, तो फॉर्मूले भी याद होने बहुत जरूरी है। तो 2πRH, ठीक है। अब यहां देखो परिवर्तन, देखो 2 में तो कोई परिवर्तन नहीं होने का, 2 इज कांस्टेंट वैल्यू, पाई भी इज कांस्टेंट वैल्यू। परिवर्तन R और H में ही हो सकता है। अब हो सकता है केवल R में परिवर्तन हो रहा हो सकता है केवल H में परिवर्तन हो रहा हो, और हो सकता है दोनों में ही परिवर्तन हो रहा हो। तो क्वेश्चन में ये देख लो कि परिवर्तन किस में हो रहा है। तो आप देख सकते हो परिवर्तन केवल और केवल रेडियस में हो रहा है, त्रिज्या में होना है। और आप यहां इसके अंदर अगर देखोगे, मैं इसको राउंड अप करूं तो त्रिज्या को राउंड अप करूं तो त्रिज्या के ऊपर पावर जो है बच्चों वो 1 है। तो पावर 1 का मतलब होता है 1D। ध्यान रखना बात ये, अगर R के ऊपर पावर 2 होती तो पावर 2 का मतलब होता है 2D, क्योंकि पावर अकॉर्डिंग टू D आती है। अगर 1D है तो पावर हमेशा 1 रहेगी, 2D है तो पावर हमेशा 2 रहेगी, 3D है तो पावर हमेशा 3 रहेगी। ध्यान रखना बात ये, यानी पावर उसकी डायमेंशन को मेंशन करती है। तो R के ऊपर बच्चों पावर 1 है और पावर 1 का मतलब होता है 1D। और हम ये बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, जितना परिवर्तन 1D यानी एक आयाम में होता है उतना ही परिवर्तन उसके रिजल्ट में होता है। तो इसका आंसर 10% ही रहेगा कि इसके वक्र पृष्ठ में 10% की वृद्धि हो जाएगी। पहले मुझे ये बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है। भाई सभी स्टूडेंट्स बोलो, क्योंकि बहुत टेक्निकल बात चल रही है ये। देखो भाई इसमें सबसे पहले आपको देखना ये है, जो भी बच्चा बोल रहा है ये, कि परिवर्तन किस में हो रहा है। तो वो परिवर्तन पूछ रहा है वक्र पृष्ठ। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ वक्र पृष्ठ के बजाय आयतन भी तो हो सकता है यहाँ पर लिखा हुआ। भाई जो मैं राउंड अप कर रहा हूं यहाँ पे आयतन भी तो लिखा हुआ हो सकता है। वो कह सकता है इसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा, आयतन का मतलब वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा,
कोई फांसी लगा दोगे तुम उसको? हाँ, सूत्र याद होना चाहिए इसकी इन चीजों के लिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना वो परिवर्तन पूछ किस में रहा है। तो यहाँ परिवर्तन पूछ रहा है वक्रपृष्ठ में। वक्रपृष्ठ यानी कर्व्ड सरफेस एरिया सीएस से। सीएस से का सूत्र होता है 2 पाई आर एच। अब देखो मैं बता दूं 2 में तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, ये बिल्कुल कांस्टेंट है। पाई में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कांस्टेंट है। परिवर्तन हो सकता है तो आर में और एच में। अब आपको देखना ये है केवल आर में परिवर्तन हो रहा है या केवल एच में परिवर्तन हो रहा है या दोनों में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये बात नोट करनी है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को रीड करोगे तो आपको मिलेगा कि केवल और केवल त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, रेडियस में परिवर्तन हो रहा है। और अब आप सूत्र पे जाओगे तो सूत्र के अंदर देखोगे कि आर के ऊपर पावर कितनी लिखी हुई है। अगर आर के ऊपर पावर 1 लिखी हुई है तो 1d, आर के ऊपर पावर 2 लिखी हुई है तो 2d, आर के ऊपर पावर 3 लिखी हुई है तो बच्चों 3d। तो यहाँ पे आप देखोगे आर के ऊपर पावर 1 लिखी हुई है तो 1d। 1d का मतलब होता है सेम परिवर्तन, यानी त्रिज्या 10% बढ़ रही है तो इसका वक्र पृष्ठ भी सीएस से भी 10% बढ़ जाएगा। तो आप जवाब ये दोगे कि इसका सीएस से भी, इसका सीएस से सीएसए भी 10% बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन अभी आपको और लिखता हूं, समझने की कोशिश करना प्लीज सब लोग। एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूं अभी। क्या 10% बढ़ जाएगा ना, 110 तो हो जाएगा है ना? हाँ ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में लिखता हूं है ना। हाँ एक क्वेश्चन लिखता हूं। एक शंकु, शंकु होता है बच्चों कोण की ऊंचाई को एक शंकु की ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाए एक शंकु की ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में, तो इसके आयतन में, आयतन बच्चों वॉल्यूम होगा ठीक है ना। आयतन में क्या परिवर्तन होगा? क्या परिवर्तन होगा? ये लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको बच्चों देखना ये है वो परिवर्तन पूछ किस में रहा है। तो बच्चों परिवर्तन पूछ रहा आयतन में। आयतन का मतलब होता है इंग्लिश में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की बात करें, चलिए ठीक है, तो वॉल्यूम की हम बात करें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम। ये लो वॉल्यूम का सूत्र लिख लो बच्चों। तो वॉल्यूम का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है इसका शंकु का पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में 3। ये इसके वॉल्यूम का सूत्र होता है ठीक है। अब देखते हैं वो परिवर्तन कर किस में रहा है बच्चों। तो आप देख सकते हो परिवर्तन कर रहा है ऊंचाई में यानी हाइट में। और हाइट बच्चों ये रही ए, ये रही हाइट। अब मुझे बताओ एच के ऊपर पावर कितनी है? बोलिए कोई भी। वेरी गुड। ए पावर एक का मतलब होता है बच्चों 1d और 1d का मतलब होता है सेम चेंज। यानी आप ये बोल सकते हैं कि इसका आयतन 20% बढ़ जाएगा। मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो? जी बोलिए अनुज। बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, फिर तो आंसर होता है 44%। क्योंकि यहाँ पे आर के ऊपर पावर 2 आ रही है और पावर 2 का मतलब होता है 2d, जो मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगा ठीक है। हाँ फिर इस, हाँ अब ये बन जाता 2d, द्विआयामी बन जाता। बिल्कुल सही बात, फिर तो क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता है ना। हाँ तो इन सवालों को कारण क्या है, ये सवाल रटे नहीं जा सकते। ये इतनी सारी प्रायिकता बन जाएंगी, कम से कम इन्हीं चीजों पे 100 क्वेश्चन बन जाएंगे अलग अलग लैंग्वेज की, अलग अलग तरीकों से। तो इन चीजों को रटना बच्चों बड़ा मुश्किल है, इनको समझना जरूरी है ठीक है। तो उम्मीद है ये चीजें सबको समझ में आ रही होंगी।
हेलो, आ रही है समझ में? चलो ठीक है, गुड। भैया दीपक, एक मिनट एक मिनट, आशुतोष की आवाज बहुत कट रही है। दीपक मल्याना से ये बताओ, चीजें क्लियर हो रही हैं नहीं हो रही हैं? पक्की बात? ये आज पता लगी, पहले से पता थी? अजी हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। अजी हाँ। चलो ठीक है। कारण क्या है, ये चीजें कोई बताता नहीं है, ये वाली चीजें है ना, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर के अंदर भी बताने के, आपको सीधे सीधे सूत्र बता देंगे, लेकिन ये बताएंगे कौन सा सूत्र कहाँ क्यों कैसे लगेगा। तो मेन चीज ये समझने वाली होती है। ओके, इन चीजों को कभी रटा नहीं जा सकता, ये चीजें केवल समझी जा सकती हैं। चलो खैर, आज हमने खत्म कर लिया, और उम्मीद है शायद कल ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा, कल की डेट में। कल हम इस टॉपिक को पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। और कल भैया टेस्ट की तैयारी रखो अपनी, कल टेस्ट होगा तुम्हारा, संडे है कल। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट लेवल 1 टेस्ट इसी पर लेंगे, और कैसे लेंगे अभी तो, ठीक है ना? हाँ, ओके। कंपाउंड इंटरेस्ट का टेस्ट होगा लेवल 1, तैयारी रखना। लेवल 1 के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप पढ़ने हैं, बस ध्यान रखना बात, ये केवल टाइप और टाइप रिवाइज करने हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली टाइप रिवाइज करने हैं बस आपको, है ना? हाँ, शायद 13 टाइप के करीब है। नहीं, इसी समय 11 बजे ही होगा, 11 बजे, ठीक है। हाँ, ओके, ठीक है। परसेंटेज जहां तक मेरा ख्याल है 2 घंटे का विचार है मेरा कल पढ़ाने का, दीपक, है ना? हाँ, ठीक है, ओके, ठीक है। बाय बाय।